आज की वीडियो में हम जानेंगे एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में। एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे रहता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो परफॉर्म ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म करता है, साथ ही साथ इसके अंदर जो चीज़ें आप देख रहे हैं। सो दिस इज़ द इलस्ट्रेशन, ये एक इलस्ट्रेशन है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये क्या है। साथ ही साथ हम ये भी करेंगे कि ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने डिज़ाइन भी करूँगा। तो ये स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बनाऊँगा इसको, और एक एक करके जो चीज़ें ऐड होती जाएंगी उसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो आपको बता दूं, इस तरह के बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता हूं, बहुत सारे टॉपिक आपको मिलेंगे जहां पे इस तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है और आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया है। और भी अलग अलग तरह के वीडियोस अवेलेबल हैं, उनको एक्सप्लोर कीजिए, आप सपोर्ट दीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं और ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया हुआ है। इसके बाद हम दूसरी स्लाइड में अगर चलें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक सिस्ट का स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया है, राइट। तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ें क्या है, सिस्ट का क्या डिफरेंस रहता है, और दूसरी फॉर्म जो है यहाँ पे जो मैंने बनाई है ट्रोफोसोइड जिसको कहा जाता है, वो क्या है। तो बेसिक रिक्विजिट आपको इस वीडियो के लिए कोई नहीं चाहिए और बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ ये स्ट्रक्चर भी बनाएंगे हम। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, 10+2 नॉलेज है आपको सेल बायोलॉजी का, तो सारी चीज़ें बड़ी ईजिली समझ में आ जाएंगी। और साथ ही साथ क्या होगा कि आपको एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में समझ में आएगा और इसके बारे में जानेंगे, और इसको डिज़ाइन करना भी आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हमारी इलस्ट्रेशन प्रोसेस भी हम साथ ही साथ फॉलो करेंगे। तो चलिए हम आ गए अपनी स्लाइड पे जहाँ पे इलस्ट्रेशन प्रोसेस को हम शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं बेसिक कंपोनेंट्स तो मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन कर रखे हैं, इन्हीं को यूज़ करके लेयरिंग बाय लेयरिंग इनको यूज़ करके वो स्ट्रक्चर मैं कंस्ट्रक्ट करूँगा। लेफ्ट साइड में इलस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, राइट साइड में आप लेबलिंग देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आउटलाइन जो मैंने डिज़ाइन की थी विच इज़ दिस, राइट। तो इसको आप सिंपल पीपीटी में डिज़ाइन कर सकते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ग्रेडियंट देके आप यू कैन क्लियरली सी। तो ये एक तरह का आउटलाइन हो जाती है। और आउटसाइड आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के केस में जब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात आती है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी इन्फेक्शन काउज करेगा और इसके जो है डिजीजेज होंगे इसके एसोसिएटेड, उनके बारे में भी जानेगा। तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोइन पैरासाइट है, ये पहला पॉइंट आ जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, ये काउज करता है एमीबियासिस, जो कि जीआई इन्फेक्शन होता है ह्यूमंस में, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, राइट। तो जब भी एंटमीबा हिस्टोलिटिका हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, इंटेस्टाइन में जाके इन्फेक्शन जो है ये काउज करेगा, डैमेज काउज करेगा। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती है, और ऑब्वियसली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो आपके पास सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवरिंग इसकी हो जाती है। इसको मैं यहाँ पे मूव कर लेता हूँ और इसको हम लेबल कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, राइट, ताकि विजुअलाइज हो सके इजीली अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं इसको देखने के लिए। तो ये आपका आउटर लेयर हो गई सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर क्या होगा फिर, इसके अंदर ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म होगा, करेक्ट। अब साइटोप्लाज्म इसके केस में क्या होता है कि एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में डिफरेंशिएटेड हो जाता है। ऑब्वियसली एक्टोप्लाज्म जो आउटसाइड कंपोनेंट जो हो गया साइटोप्लाज्म का, दैट इज नोन एज एक्टोप्लाज्म। तो इसको अगर लेबल करें तो यहाँ इसको लेबल करके इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं, राइट। तो इसको मैं हाईलाइट करता हूँ इस तरह से, तो आपका यहाँ पे आ जाता है एक्टोप्लाज्म, राइट। इसके बाद होगा ये जो लेयर है, ये जो सरफेस है, इसके बाद जो साइटोप्लाज्म की लेयर होगी उसको हम एक्टोप्लाज्म कहेंगे, और एंडोप्लाज्म के लिए लेट्स सी थोड़ा अंदर कन्फाइन कर देते हैं इसको, एंड वो हमारे लिए समझना ईजी हो जाता है। ये देखिए, तो ये आपका एक तरह से एग शेप स्ट्रक्चर लग रहा है वैसे। तो एंडोप्लाज्म आपका सेंट्रल रीजन में यहाँ पे कर देते हैं इसको। एंडोप्लाज्म रीजन आपका आ गया जिसमें थोड़ी सी कॉम्पोजिशन डिफरेंट रहती है इसके केस में, करेक्ट। तो आपके पास एक्टोप्लाज्म होगा, एंडोप्लाज्म होगा, इसमें जो है यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई स्पेसिफिकली कोई लेयर नहीं है जो मैंने यहाँ पे बताई थी, ये जस्ट डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसको इस तरह से मेंशन किया है, करेक्ट। तो आपके पास ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाते हैं। अब और अगर बात करें एंटमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में, ये ऐसा पैरासाइट है जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन काउज करता है, राइट। और इसका काम होता है फैगोसाइटाइज करना, सेल्स को खाना, ब्लड को भी खा देता है, व्हाइट ब्लड सेल्स को भी एनगल्फ कर लेता है, रेड ब्लड सेल्स को भी ले लेता है। तो आप देखेंगे इसके अंदर हम वो सारे स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि आपको वो चीज़ें याद रहें, और अटैच हो जाता है होस्ट सेल के साथ। इसमें इस तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि होस्ट सेल जो इंटेस्टाइनल सेल्स हैं उनके साथ अटैच हो जाता है, और वहाँ पे फिर टिश्यू डैमेज और इन्फ्लामेशन काउज करता है। तो उसकी वजह से ब्लड भी जो है वो वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रेजेंट हो सकता है इन्फेक्शन के केस में। और इसका ट्रांसमिशन यूजुअली होता है फ्रॉम कंटेमिनेटेड फूड और वाटर के केस में। अगर आप कंटेमिनेटेड यानी गंदा पानी या गंदा खाना खा रहे हैं तो चांसेस हैं कि उसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका प्रेजेंट होगा। तो आपका सेल मेम्ब्रेन हो जाते हैं इसमें, और सेल मेम्ब्रेन को हमें थोड़ा मूव करना पड़ेगा, एंड दिस इज योर एंडोप्लाज्म
एंड एक्टोप्लाज्म। अब इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है? सेंट्रल। ऑब्वियसली हर एक ऑर्गेनिज्म में है हमारा डीएनए तो रहेगा ही रहेगा। इसके केस में जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा एक यूनिक सा फीचर बनाता है सेंटर में, जिसको कैरियोसोम भी कहा जाता है। अब कैरियोसोम क्या है? कैरियोसोम एंटीमीबा हिस्टोलिटिका में सॉरी, इसका ऑर्गेनिजम्स का नाम हमेशा इस तरह होता है कि आप जल्दी जल्दी ले नहीं सकते। एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, नहीं नाम से आपको पता लगा। देखिए अगर टिश्यू की जहाँ पे बात आती है ना, जब भी हम टिश्यू को होता है उसको हिस्टो कहते हैं, लिटिका मीन्स उसकी लिसिस डैमेज हो रहा है, तो नाम वहाँ से आ रहा है इसका, राइट। तो एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, और दूसरी जो स्पीशीज होंगी उनका अलग नाम है। तो ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है। अब इसके बारे में अगर हम और जानना चाहें तो कैरियोसोम मैंने आपको बताया यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, तो इसके जो सेंटर में हमारे पास कैरियोसोम है, सेंट्रल रीजन है, तो इसको भी मैं यहाँ पे लेके फ्रंट में ले आता हूँ इसको, और इसको भी लेबल कर देते हैं। लेट्स सी। सो अभी कैरियोसोम की बात आ रही है, जूम करके दिखा देता हूँ। दिस इज द कैरियोसोम लेबलिंग हियर। तो ये सेंटर में जो स्ट्रक्चर है इसको कैरियोसोम हम लोग रेफर कर देते हैं, राइट। एंड दिस इज द न्यूक्लियस, और इसमें पेरिफेरल आपका क्रोमेटिन भी रहेगा। क्रोमेटिन मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है व्हाट इज क्रोमेटिन, तो फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्रोमेटिन वो पार्ट होता है न्यूक्लियस का जहाँ पे आपका डीएनए, जो कि डीएनए है आपका, और आपके पास अलग अलग फॉर्म में क्रोमेटिन हो सकता है, हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन, इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं उसको। तो इसके केस में पेरिफेरल क्रोमेटिन है, जो डीएनए है वो पेरिफेरी में प्रेजेंट है, तो दिस इज द पेरिफेरल क्रोमेटिन। तो यह न्यूक्लियस हो गया, नेक्स्ट अब कैरियोसोम हो गया, पेरिफेरल क्रोमेटिन भी आ गया, तो ये सेंटर पार्ट हो गया इसके एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के। अब नेक्स्ट हमने बात की कि इसमें जो है इसको फूड भी चाहिए, तो फूड वैक्यूल्स भी इसमें होंगे। तो नेक्स्ट लेबलिंग इसमें कर लेते हैं फूड वैक्यूल्स की। फूड वैक्यूल्स वो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स रहेंगे, तो ये मैंने बनाया यहाँ पे दिस वन, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर रहेंगे जिसके अंदर ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसको यूज़ करके एंटीमीबा हिस्टोलिटिका सर्वाइव करेगा उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। तो बेसिकली इसके अंदर एंटीमीबा हिस्टोलिटिका का खाना है। नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि इसमें कैपेबिलिटी होती है वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स दोनों को एनगल्प करने की, फैगोसाइटाइज करने की। तो मैंने यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स दिखाए हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि उसका लेबल भी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इसको लेबल भी कर लेते हैं हम लोग, राइट। तो ये देखिए ये वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं आपके, एंड देन रेड ब्लड सेल्स भी इसमें प्रेजेंट हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं, हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं इस तरह से उनका स्ट्रक्चर रहता है, तो इसको थोड़ा सा कन्फाइंड करके विल पुट इट ओवर हियर, और यहाँ से इसको लेबल कर लेते हैं, दीज आर रेड ब्लड सेल्स। तो यानी एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के अंदर आपके रेड ब्लड सेल्स भी होंगे, उसको न्यूट्रिशन के लिए वो रेड ब्लड सेल्स भी यूज़ कर सकते हैं। वाइट ब्लड सेल्स एक न्यूट्रिशन के लिए होगा, दूसरा पर्पस ये होगा कि उसको जो है डैमेज ना हो। पैरासाइट्स बहुत बड़े होते हैं साइज में, तो इम्यून सिस्टम के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि उनको कैसे रोका जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है इम्यून सिस्टम के लिए। वो इम्यून सेल्स को ही फैगोसाइटाइज कर लेते हैं, खा लेते हैं उनको, तो प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाती है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है कि इसका साइज एक्चुअली क्या रहता है, ये मैं कह रहा हूँ इसका साइज जो है वो बड़ा रहेगा। तो आप देखिए 10 से 60 माइक्रोमीटर्स के लगभग इसका जो है वो साइज रहेगा ओवरऑल, राइट। और भी इसमें कंपोनेंट्स रहेंगे, तो मैंने ये डॉट्स बनाए क्योंकि सेल्स में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें तो मैं कवर कर नहीं सकता, तो उसके लिए ये सारे ग्रेन्यूल्स यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो इसको एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्टिक व्यू भी दे देते हैं ये, राइट, एम्प्टी नहीं लगता। तो देखिए कैसे अच्छे से जो पार्ट्स हैं। अब इसमें क्या क्या होगा, देखिए राइबोसोम्स होंगे, इसमें मेटाबोलाइट्स होंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया उनको। तो आप देख पा रहे होंगे कि ओवरऑल हमारा स्ट्रक्चर काफ़ी रिफाइन हो गया है। और साइज़ की जहाँ मैं बात कर रहा था, आप देखिए इसका साइज़ जो है अगर आप कंपेयर करें तो बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है, होपफुली आपको याद हो। बैक्टीरिया अगर हम स्टेफिलोकोकस ऑरियस के एक राउंड सेल की बात करें तो वो 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर रहता है। तो यहाँ पे 10 to 60 माइक्रोमीटर का साइज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा साइज़ हो जाता है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, राइट। इसीलिए जो है ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी अंदर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप साइज़ को कंपेयर मत कीजिएगा इस वक्त, राइट, अदरवाइज मेरे लिए इलस्ट्रेशन बनानी बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और नेक्स्ट आपके पास कंपोनेंट आ जाता है स्यूडोपोडियम। स्यूडो होता है फॉल्स, पोडियम होता है फीट। तो इसमें ऐसे कोई पाँव तो है नहीं, फीट तो है नहीं, पर इसमें इस तरह स्ट्रक्चर होते हैं जिनको यूज़ करता है लोकोमोशन के लिए। तो तभी आप इस तरह से इसको देखिए कि ये लोकोमोशन के लिए सेल को अपने आप को चेंज कर रहा है उसकी शेप, और जब शेप चेंज हो रही है तो एक स्ट्रक्चर ये इस साइड हमें दिख रहा है, राइट, उसको हम स्यूडोपोडियम कहेंगे, फॉल्स फुट भी इसको कहा जाता है। अब देखिए एंडोप्लाज्म लेबल करना हमारा रह गया, तो इसको एंडोप्लाज्म, आपको याद होगा कि एक्टो और एंडोप्लाज्म में डिटेल में हमने डिफरेंशिएट किया था। तो एंडोप्लाज्म आपका इंटरनल साइटोप्लाज्म हो जाता है। तो देखिए कैसे क्विकली हमने पूरा जो है स्ट्रक्चर्स का डिज़ाइन भी कर लिया, हमने स्ट्रक्चर के बारे में भी समझ लिया और उनके फंक्शंस को भी डिटेल में समझा। अगर कुछ एक और बातें अगर हम इसमें जानने की कोशिश करें कि स्पेसिफिक फंक्शंस क्या रहते हैं पैथोजेनेसिस में क्या रहेंगे, तो कुछ एक चीज़ें जैसे एडिशंस, इसमें एडिशंस होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं जो एडिशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, सेल्स की अटैचमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट आपके पास उसकी जो पैथोजेनेसिस के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं कि अटैक करता है होस्ट सिस्टम के ऊपर, राइट। इसको थोड़ा सा मैं प्रोपोर्शनेट कर लेता हूँ,
करेक्ट, क्योंकि पूरा एक साइड चला गया हमारा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अगर रखें इसको तो इट लुक मोर एप्रोप्रिएट, राइट। तो आपका ये लेबलिंग की होगी और इसका स्ट्रक्चर भी बन चुका है। नेक्स्ट, इम्यून इन्वेजन कैपेबिलिटी भी एंटीमीबा हिस्टोलिटिका में होती है, यानी ये होस्ट इम्यून सिस्टम से बच सकता है। और एक स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, फैगोसाइटोसिस। सिस्ट फॉर्मेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, यानी एडवर्स कंडीशन में क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, इस तरह नहीं रहेगा। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेज अंदर ही अंदर इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। और जब ये ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, जब ये पर्टिकुलर स्टेज, इसको ट्रोफोसाइट कहा जाता है, ये एनवायरनमेंट में आती है और एनवायरनमेंट में इसको सर्वाइव करने के लिए इसे चेंज होना पड़ेगा, इसको अपने आप को बदलना पड़ेगा सिस्ट फॉर्म में। तो सिस्ट क्या होता है वो भी देख लेते हैं, तो हमारा वीडियो जो है पूरा हो जाता है। ये है सिस्ट। सिस्ट में क्या हो रहा है, कोई लोकोमोशन नहीं होगा। तो सिस्ट एक राउंड स्ट्रक्चर रहेगा, आउटर जो वॉल होगी वो काफ़ी रिजिड हो जाती है इसके केस में। इंटरनल आप देखें बहुत सारी ऑर्गेनेज हट गई हैं और क्रोमेटिन बॉडी क्रिएट हो गई है, साथ ही साथ न्यूक्लियस तो प्रेजेंट रहेगा ही, जेनेटिक मटेरियल है। ग्लाइकोजन मास प्रोड्यूस हो गया जिसको एज ए फूड सोर्स ये यूज़ करेगी सिस्ट, क्योंकि इसको सर्वाइव करना है और बहुत टाइम के लिए ये सर्वाइव कर सकते हैं एनवायरमेंट में। और ये जो है फिर नेक्स्ट होस्ट के अंदर एंटर करेंगे और फिर उसकी लाइफ साइकिल अगेन जो है वो कंटिन्यू हो जाएगी, अलग अलग स्टेजेस आएंगी एंड देन ट्रोफोजाइट टू सिस्ट टू ट्रोफोजाइट। इस तरह से जो कंटेमिनेशन ऑफ वेरियस फूड सोर्सेज, वाटर सोर्सेज, इसकी वजह से होगा। और ऐसा नहीं है कि ट्रोफोजोइट से जो है वो पास आउट नहीं होंगे, वो भी होंगे लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सिस्ट जो है वो सर्वाइव करेगी और मोस्ट ऑफ द टाइम यही जो फॉर्म होती है वही होती है इन्फेक्टिव फॉर्म, राइट। तो कंक्लूजन अगर हम इसमें करें, हमने एंटीमीबा हिस्टोलिटिका के बारे में जाना, इसमें हमने जाना उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, कैसे कैसे फंक्शंस इसमें रहते हैं, साइज क्या रहता है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का क्या रोल है, और सिस्ट के बारे में भी हमने जाना। नेक्स्ट वीडियो में इसके लाइफ साइकिल के बारे में भी डिटेल में जानेंगे और बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे पैरासाइटोलॉजी के ऊपर। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें अवेलेबल हैं, अभी रिसर्च काफ़ी हो रही है पैरासाइट्स के ऊपर और बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द पैरासाइट्स दे आर रियली इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल मलेरिया पैरासाइट, ट्रिपेनोसोमा, लिशमेनिया, बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में भी जानेंगे। और उम्मीद करूंगा कि आपको जो है वीडियोस जो हैं वो इंटरेस्टिंग लगेंगे और आपका नॉलेज बढ़ेगा और साथ ही साथ आप इससे कुछ ज़रूर सीखेंगे एक्स्ट्रा जो आप बुक्स में पूरी तरह से नहीं सीख पाते। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।